राजा ने सबसे अनुभवी कारीगरों और शिल्पकार को काम पर लगाया। उन्हें इस महल को बनाते समय अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर लाया जाता था ताकि कोई रास्ता याद न रख सके। काम खत्म होते ही इन कारीगरों को राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में भेज दिया गया। यह महल राजा की विलासिता का चरम रूप था। यहाँ संगमरमर के फर्श, सोने और चांदी से बने फर्नीचर और दीवारों पर रत्न जड़े हुए थे। हर कोने में ऐसी सजावट थी जो राजा की श्रेष्ठता को दर्शाती थी। महल में एक विशाल हॉल था जहां राजा की सभी इच्छाएं पूरी होती थीं। राजा ने यह महल अपनी निजी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करने के लिए बनवाया था। यहां उनके लिए हर महीने नई नई सुंदरियां लाई जाती थीं, जिनका चयन गुप्त रूप से किया जाता था। राजा इसे अपने स्वर्ग के रूप में देखते थे, जहां उन्हें कोई सवाल करने वाला ना हो। महल के चारों ओर सुरक्षा का अभेद्य घेरा था। वहां तक पहुंचने का मार्ग जटिल और खतरनाक था। केवल राजा के सबसे भरोसेमंद सेवक ही इस रास्ते का मार्गदर्शन कर सकते थे। महल के अंदर प्रवेश करने के लिए एक विशेष कोड और संकेतों की आवश्यकता होती थी, जिसे केवल राजा और उनके खास लोग ही जानते थे। महल में समय बिताने के दौरान राजा एक अलग ही जीवन जीते थे। यहां वे अपनी इच्छाओं के पूर्ण स्वामी थे। उन्होंने कभी भी रानी या किसी अन्य को इस बारे में जानकारी नहीं दी। यह स्थान उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। लेकिन जैसा कि हर रहस्य का अंत होता है, इस महल का रहस्य भी एक दिन उजागर होना तय था। राजा धीरेन्द्र सिंह का गुप्त महल उनकी वासनाओं का प्रतीक था, और इसे उनके व्यक्तिगत स्वर्ग की तरह सजीव बनाए रखने के लिए हर महीने राज्य की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली महिलाओं का चयन किया जाता था। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गुप्त और जटिल बनाया गया था, ताकि महल का रहस्य कभी उजागर ना हो। राजा के आदेश पर उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री वीरभद्र इस कार्य का संचालन करते थे। हर महीने राज्य भर के छोटे बड़े कस्बों और गांवों में गुप्त रूप से महिलाओं को परखा जाता था। यह परख केवल उनकी सुंदरता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी कला, गायन, नृत्य और व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाता था। वीरभद्र और उनके दूत महिलाओं के परिवारों से झूठ बोलते थे कि उन्हें रानी के महल में सेवा के लिए चुना जा रहा। यह आश्वासन दिया जाता था कि वे सम्मानजनक काम करेंगी और उन्हें अच्छा पारिश्रमिक मिलेगा। गरीब परिवार जिन्हें अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करना पड़ता था, खुशी खुशी अपनी बेटियों को भेज देते थे। चयनित महिलाओं को रात के अंधेरे में महल तक ले जाया जाता था। यह यात्रा घने जंगलों और कठिन मार्गों से होकर गुजरती थी। महिलाओं को यात्रा के दौरान घोड़े की गाड़ी में रखा जाता था, जिसकी खिड़कियां बंद रहती थीं, ताकि वे राह न देख सके। गाड़ियों की सुरक्षा के लिए हथियारबंद सैनिक तैनात रहते थे। महल पहुंचने के बाद महिलाओं को एक विशाल कक्ष में ले जाया जाता था, जहां उन्हें आराम करने और उनके नए जीवन के लिए तैयार होने का समय दिया जाता। इन महिलाओं को नए वस्त्र, आभूषण और अन्य विलासिता की चीजों से सजाया जाता था। उन्हें सिखाया जाता था कि राजा के सामने कैसे पेश आना है और उनकी इच्छाओं को कैसे पूरा करना है। इन महिलाओं की कहानियां और भावनाएं अलग-अलग थीं। कुछ महिलाएं गरीब परिवारों से थीं जो इस जीवन को अपनी बदकिस्मती मानती थीं। वे डर और असुरक्षा के साए में जीती थीं। कुछ अन्य जो महत्वाकांक्षी थीं, इसे अपने जीवन का एक मौका मानती थीं। उनके लिए यह अवसर शक्ति और संपन्नता तक पहुंचने का साधन था। उनमें से एक थी सौम्या, जो एक छोटे से गांव की रहने वाली थी। वह बचपन से ही अपनी मधुर आवाज और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। उसके परिवार ने उसे इस उम्मीद से भेजा था कि वह रानी के दरबार में से सेवा करेगी और अपने परिवार के लिए सम्मान और धन लाएगी। लेकिन जैसे ही वह महल पहुंची, उसे समझ आया कि यह जगह एक राज्य महल नहीं, बल्कि एक रहस्यमय कैदखाना है। सौम्या और अन्य महिलाओं के लिए यह महल एक भ्रमजाल था, चमक धमक से भरा, लेकिन भीतर से खाली और उदास महिलाओं को राजा के सामने पेश किया जाता था। राजा अपनी पसंद के आधार पर उन्हें चुनते थे। उनकी नजरें हर महिला को ऐसे परख थीं जैसे वे कोई वस्तु हो। सौम्या की मधुर आवाज ने राजा का ध्यान खींचा और उसे राजा के विशेष समूह में शामिल किया गया। लेकिन इस गुप्त महल की चकाचौंध और राजसी जीवन के पीछे छिपे अंधेरे से अनजान, यह महिलाएं अपने भविष्य की अनिश्चितता के साथ जीवन की एक नई यात्रा पर निकल पड़ी थीं।
राजा के महल में एक ऐसी दासी थी जिसका नाम था चंपा। वह राजा की खास और विश्वास पात्र दासी थी, जिसे अक्सर महल के आंतरिक मामलों में शामिल किया जाता था। चंपा का सुंदर चेहरा और मासूमियत दोनों ही राजा को आकर्षित करते थे, लेकिन चंपा का दिल हमेशा राजा के करीब जाने की ख्वाहिश से भरा हुआ था। राजा के गुप्त महल के बारे में चंपा को हमेशा ही गहरी जिज्ञासा रही थी। उसे यह महसूस हुआ कि राजा के व्यवहार में कुछ बदलाव आया है। वह अपनी रानी से कम मिलने लगा था और अक्सर देर रात महल से बाहर जाता था। चंपा ने कई बार राजा से पूछा भी था, लेकिन उसने हमेशा टाल मटोल की। इस रहस्य को लेकर चंपा के मन में कई सवाल थे। उसने यह तय किया कि वह किसी भी हाल में राजा के गुप्त महल के बारे में जानकर रहेगी। उसने योजना बनाई कि वह धीरे धीरे राजा का विश्वास जीतेगी और फिर किसी तरह उस महल तक पहुंचने का रास्ता खोजेगी। चंपा ने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए सबसे पहले राजा के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। वह अपनी खूबसूरती और मासूमियत से राजा को लुभाने लगी। धीरे धीरे उसने राजा के साथ अपनी नजदीकी बढ़ानी शुरू की। वह रानी से अधिक समय राजा के पास बिताने लगी, जिससे रानी को संदेह होने लगा। चंपा ने जानबूझकर राजा से उन चीजों के बारे में बात की जिन्हें राजा पसंद करता था, ताकि वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ावा दे सके। एक दिन चंपा ने राजा से सीधे तौर पर पूछा, महाराज, आपकी आंखों में एक गहरी शांति दिखती है, लेकिन क्या आप कभी अकेले नहीं रहते? क्या आपके पास ऐसा कोई स्थान है जहां आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके? राजा ने यह सवाल सुनकर चंपा को घूरते हुए देखा, फिर हल्के से मुस्कुराया और कहा, यह गुप्त है। चंपा केवल कुछ खास लोग ही का रहस्य जान पाते हैं। चंपा की आंखों में चमक आ गई। उसने समझ लिया कि राजा का गुप्त महल वास्तव में वही स्थान है जिसे जानने के लिए वह आतुर थी। उसने अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए राजा के सेवकों से बात की। उसने धीरे धीरे सेवकों में से एक पर भरोसा किया, जिसका नाम कर्ण था। कर्ण को वह अपने जाल में फंसाने में सफल रही और उसे अपने पक्ष में कर लिया। उसने कर्ण से गुप्त महल के बारे में कुछ अहम जानकारियां प्राप्त की। अब चट के पास राजा के गुप्त महल तक पहुंचने का एक खुफिया रास्ता था। उसने तय किया कि वह महल तक पहुंचेगी और फिर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए राजा का दिल जीतने की कोशिश करेगी। उसने एक रात महल में जाने की योजना बनाई और अपने लिए एक शाही वस्त्र तैयार करवाया। चंपा के मन में एक खतरनाक खेल चल रहा था। वह जानती थी कि राजा का दिल जीतना और गुप्त महल की शक्ति को अपने हाथ में लेना ही उसकी असली जीत होगी। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि अगर वह राजा के पास जाती है तो वह उसे कभी नकारे नहीं। उसकी मासूमियत और सुंदरता, साथ ही राजा के प्रति उसका आकर्षण, सभी उसकी योजना में सहायक बनेंगे। चंपा ने तय किया कि वह राजा को गुप्त महल के रहस्यों के बारे में जानने के लिए दिन शांति का माहौल रहता था, लेकिन रानी प्राची देवी के मन में धीरे धीरे एक अजीब सी घबराहट और संदेह घर करने लगा था। राजा धीरेन्द्र सिंह के व्यवहार में हाल ही में कुछ ऐसा था जो उसे सामान्य नहीं लगता था। राजा, जो पहले अधिकतर समय रानी के साथ बिताकर खुश रहता था, अब अक्सर अकेला रहता था। वह रानी से मिलने की बजाय अपने कमरे में बंद रहता या फिर महल के बाहरी हिस्सों में कामों में व्यस्त रहता। उसकी इस अचानक बड़ी दूरी को रानी ने सहज रूप से नहीं लिया। रानी प्राची देवी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह बदलाव क्यों आया। पहले राजा और रानी के बीच अनकही बातें और प्रेम था, लेकिन अब वह परायापन सा महसूस कर रही थी। रानी ने कई बार राजा से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन राजा हमेशा किसी न किसी बहाने से यह मुद्दा टाल देता। रानी को धीरे धीरे यह महसूस हुआ कि राजा किसी रहस्यमय स्थान की ओर रुझान बढ़ा रहा है, जो उसकी आंखों से छिपा हुआ था। कभी कभी जब राजा वापस लौटता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, मानो वह किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। यह देख रानी की शंका और भी बढ़ गई। राजमहल में कुछ ऐसा था जो रानी के दिल में गहरी चिंता पैदा कर रहा था और उसका मन नहीं मान रहा था। रानी ने यह ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी तरीके का सहारा लेना पड़े। रानी ने अपने सबसे विश्वास पात्र जासूस सुनील और माधव को बुलाया। दोनों जासूस रानी के आदेशों का पालन करने में हमेशा तत्पर रहते थे। रानी ने उन्हें आदेश दिया,
तुम दोनों राजा के अजीब व्यवहार और महल के गुप्त स्थानों की सच्चाई का पता लगाओ। राजा कहाँ जाता है, क्या करता है और किससे मिलता है, यह सब जानना होगा। सुनील और माधव ने रानी के आदेशों का पालन करते हुए गुप्त रूप से राजा की दिनचर्या का निरीक्षण करना शुरू किया। वे राजा के हर कदम का पीछा करते, उसे बिना जाने उसके नजदीक रहते। वे राजा के महल से बाहर निकलने के समय और स्थानों को नोट करते और यह भी ध्यान रखते कि वह किस से मिल रहा है। कुछ दिनों बाद सुनील ने रानी को एक चौंकाने वाली जानकारी दी। उसने बताया, महारानी, हमने राजा को उस जंगल की ओर जाते हुए देखा जो महल के पास स्थित है। वह हर रात वहां जाता है और कभी-कभी कई घंटों तक वहीं रहता। यह स्थान सामान्य नहीं है, बल्कि वहां कुछ गुप्त गतिविधियां हो रही हैं। यह जानकारी रानी के लिए एक बड़ा संकेत थी। रानी ने अब और अधिक गंभीरता से महल के गुप्त रहस्यों का पर्दाफाश करने का फैसला किया। रानी ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उसने सुनील और माधव से कहा, तुम दोनों उस गुप्त स्थान का पता लगाओ और मुझे पूरी जानकारी दो। मुझे यह समझना है कि राजा क्या कर रहा है और क्यों वह हमें छिपा रहा है। इस प्रकार रानी ने अपने जासूसों को गुप्त महल के बारे में सच्चाई जानने के लिए भेज दिया। लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह खोज उसे राजा के सबसे बड़े रहस्य से रूबरू कराएगी जो महल की चुप्पी में घिरा हुआ था। गुप्त महल के रहस्यों से अनजान राजा चंपा के मासूम चेहरे और आकर्षक व्यवहार के प्रति धीरे धीरे आकर्षित होने लगा था। चंपा, जो हमेशा से ही राजा की एक पसंदीदा दासी रही थी, अब उसके साथ समय बिताने के बहाने ढूंढने लगी थी। उसकी नजदीकी और चालाकी राजा के दिल को पिघलाने में कामयाब हो गई थी। का प्यारा और मासूम व्यवहार राजा के मन में संकोच और शंका को खत्म कर रहा था। उसने धीरे धीरे राजा से बातचीत बढ़ानी शुरू की और उसकी इच्छाओं को समझने की कोशिश की। एक दिन महल के बगीचे में राजा और चंपा की मुलाकात हुई, जहां चंपा ने बड़ी मासूमियत से राजा से पूछा, महाराज, आपको हमेशा इतने गंभीर क्यों रहना पड़ता है? क्या कभी आप आराम नहीं करते? राजा ने हंसी के साथ जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी चंपा, एक राजा का जीवन कभी आरामदायक नहीं हो सकता। चंपा ने धीरे से उसकी बात का उत्तर दिया, लेकिन महाराज, कभी कभी थोड़ी राहत हमें फिर से नया जीवन देती है। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ पल खुद के लिए बिताए जाने चाहिए? राजा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे महसूस हुआ कि चंपा ने उसके अंदर की कमजोरी को समझ लिया है। उसके दिल में चंपा के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। वह महसूस करने लगा कि शायद उसकी गहरी आत्मीयता और समझ उसे किसी और से अधिक समझ रही है। लेकिन चंपा की मासूमियत के पीछे छिपा हुआ इरादा पूरी तरह से अलग था। चंपा का दिल नहीं, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षाओं और योजनाएं राजा के प्रति आकर्षित थीं। उसने गुप्त महल के बारे में जो कुछ भी सुना था, उसे राजा के पास पहुंचने का अपना रास्ता माना था। वह जानती थी कि यदि वह राजा के करीब पहुंच गई, तो गुप्त महल तक पहुंचने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। चंपा का दिमाग हर कदम पर राजा को और अधिक करीब लाने की योजना बना रहा था। वह जानती थी कि अगर वह राजा की इच्छाओं और भावनाओं को समझ सकेगी, तो वह उसे कभी न नकारे। धीरे धीरे चंपा ने अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए राजा के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। वह महल में उसकी सेवा करती, उसके हर कदम पर उसकी मदद करती और उसे यह एहसास दिलाती कि वह उसके लिए विशेष है। राजा धीरेंद्र सिंह को यह सब आकर्षक और नया लगता था। उसकी शक्ति और अधिकार के बावजूद वह किसी ऐसी महिला को चाहता था जो उसे समझे और उसका साथ दे। चंपा के मासूम चेहरे और समझदार बातें उसे अंदर से छूने लगी। वह उसके लिए समय निकालने लगा और दोनों के बीच धीरे धीरे गहरी नजदीकी बनती गई। राजा का ध्यान अब अपने राज्य के मामलों से हटकर चंपा पर केंद्रित हो गया। वह उसे महल के बगीचों में सैर पर ले जाता, साथ बैठकर बातें करता और चंपा उसे अपनी छोटी छोटी बातें बताती रहती। राजा को यह सब सुखद और हल्का महसूस होता था, लेकिन चंपा का उद्देश्य एकदम अलग था। चंपा के मन में एक खतरनाक खेल चल रहा था। वह राजा के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाकर गुप्त महल के रहस्यों को उजागर करना चाहती थी। वह जानती थी कि राजा के पास वह शक्ति है जिससे वह महल का रास्ता खोल सकता है, और वह उसी रास्ते से अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की योजना बना रही थी। चंपा का दिल राजा के लिए नहीं,
बल्कि गुप्त महल के रहस्यों के लिए धड़क रहा था। उसने राजा की कमजोरियों का लाभ उठाने का निर्णय लिया ताकि वह अपने स्वार्थ को पूरा कर सके। वह इस बात से बेखबर थी कि उसकी साजिश आखिरकार उसकी अपनी मुसीबत का कारण बनेगी। रानी प्राची देवी के दिल में अब कोई संदेह नहीं था। वह जान चुकी थी कि राजा धीरेंद्र सिंह के दिल में कोई गहरी बात छिपी हुई है। रानी के जासूसों ने गुप्त महल के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। राजा के हर कदम को ट्रैक किया गया था और अब रानी को गुप्त महल तक पहुंचने का रास्ता मिल चुका था। रानी ने मन ही मन ठान लिया कि अब वह इस रहस्य को उजागर करेगी। उसने अपने जासूसों के साथ पूरी योजना बनाई और तय किया कि वह खुद गुप्त महल तक जाएगी। एक रात जब महल में सभी लोग सो रहे थे, रानी ने चुपके से महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने साथ एक गुप्त दस्ते को भेजा ताकि वे किसी भी संकट की स्थिति में उसकी मदद कर सकें। राजमहल से बाहर निकलते ही रानी ने सबसे पहले उस जंगल का रुख किया जहां राजा का गुप्त महल स्थित था। जासूसों की मदद से वह उस गुप्त रास्ते तक पहुंच गई जो सीधे महल तक जाता था। रानी का दिल धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने पूरी तरह से ठान लिया था कि अब वह राजा के रहस्य का पर्दाफाश करेगी। गुप्त महल में प्रवेश करने के बाद रानी को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। महल के अंदर सब कुछ भव्य और रहस्यमय था। हर कमरे में लालटेन की हल्की रोशनी, आकर्षक मूर्तियां और खूबसूरत सजावट थी। लेकिन रानी का ध्यान इस सबसे ज्यादा उस कमरे पर था जिसे वह सबसे पहले तलाश रही थी। वह कमरा जहां राजा अक्सर जाता था। रानी धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी जहां राजा और चंपा की मुलाकातें होती थीं। रानी ने उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोला और देखा राजा जो अपनी पूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस महल में छिपा हुआ था, चंपा के साथ बातचीत कर रहा था। राजा और चंपा दोनों ने एक साथ बैठकर अपनी दुनिया की बातें की थीं, जबकि यह सब राजा के घर और राज्य से छिपा हुआ था। राजा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह पूरी तरह से बेखबर था कि उसके भीतर की बातें अब रानी तक पहुंच चुकी हैं। रानी ने दरवाजे से झांकते हुए यह दृश्य देखा और एक गहरी सांस ली। उसने कमरे में कदम रखा और पूरी दुनिया को चुप कर दिया। क्या यह वही महल है जहां राजा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाता है? रानी ने गुस्से से कहा। राजा और चंपा दोनों ने चौंक कर रानी को देखा। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया था, जैसे उसने किसी खौफनाक सच का सामना किया हो। चंपा, जो पहले से ही राजा के पास जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, अब पूरी तरह से फंसी हुई थी। महारानी, यह सब राजा कुछ नहीं कह सका। उसकी आवाज कांप रही थी। रानी की आंखों में आक्रोश था, लेकिन उसका चेहरा गंभीर था। उसने कहा, तुमने हमें धोखा दिया राजा। क्या तुमने कभी सोचा था कि राजमहल में हमारी मेहनत और विश्वास को इस तरह तोड़ोगे? रानी के इस खुलासे ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया। राजा की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा और उसकी सच्चाई सामने आई। महल में राजकीय दरबार के लोग इकट्ठा हो गए और जनता में राजा के बारे में अफवाह फैलने लगी। राज्य की राजधानी में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग हैरान थे कि उनका राजा, जो उन्हें एक आदर्श शासक लगता था, एक गुप्त महल में अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लिप्त था। रानी के साहसिक कदम ने सबको चौंका दिया, लेकिन रानी ने जो किया वह सही था। राजा, जो हमेशा अपने अनुशासन और कड़े फैसलों के लिए जाना जाता था, अब खुद अपनी गलती के सामने लाचार था। वह समझ नहीं पा रहा था कि अब वह कैसे रानी और राज्य के सामने अपनी स्थिति को संभाले। चंपा, जो अब पूरी तरह से फंस चुकी थी, ने अपनी साजिश को स्वीकार कर लिया। उसने माना कि वह राजा के पास पहुंचने के लिए उसे अपने आकर्षण का शिकार बना रही थी। लेकिन राजा की गलती का सबसे बड़ा खामियाजा चंपा को ही भुगतना पड़ा। उसे तुरंत महल से बाहर कर दिया गया और राज्य से निष्कासित कर दिया गया। राजा और रानी के रिश्ते में जो दरार आई थी, वह अब बहुत बड़ी हो चुकी थी। राज्य में एक नई हवा का रुख था। राजा का राजकाज अब पहले जैसा नहीं रहा। राजा धीरेंद्र सिंह की दुनिया अब बिखरी हुई थी। उसके भीतर गहरी पीड़ा और पछतावा था, और यह महसूस हुआ कि उसने अपने राजकाज और परिवार के साथ जो विश्वासघात किया था, वह उसे सजा के रूप में मिल चुका था। गुप्त महल का रहस्य और चंपा की साजिश ने उसके जीवन को हिलाकर रख दिया था। राजा के मन में बहुत सी जद्दोजहद चल रही थी।
वह अपने कर्मों पर पछता रहा था और यही सोच रहा था कि कैसे उसने अपने राज्य और रानी को धोखा दिया। रानी ने उसे उसके गहरे रहस्यों से उजागर कर दिया था और अब वह खुद को अकेला महसूस कर रहा। फिर से राज्य की सेवा करने के काबिल रहूंगा? राजा ने खुद से सवाल किया। क्या अब मैं अपने राज्यवासियों का विश्वास वापस पा सकता हूं? रानी के सामने राजा का पछतावा साफ नजर आ रहा था। राजा ने धीरे धीरे अपने गुनाहों का एहसास किया। उसने रानी से कहा, मुझे सच में खेद है प्राची, मैंने जो किया वह गलत था। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे बस एक और मौका चाहता हूं। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए सब कुछ करूंगा। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने अपने किए गए कर्मों की सजा का सामना करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसे अपने राज्य और अपने लोगों के सामने खड़ा होना होगा और उनकी सेवा में अपना जीवन फिर से समर्पित करना होगा। रानी प्राची देवी का दिल शीतल था, लेकिन वह भी अपने स्वाभिमान और राजकीय कर्तव्यों को समझती थी। उसने राजा के पश्चाताप को देखा, लेकिन उसका भी दिल टूटा हुआ था। उसने राजा से कहा, तुम्हारा पश्चाताप मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखो कि मैं न केवल एक पत्नी हूं, बल्कि एक रानी भी हूं। हमारी जिम्मेदारी हमारे राज्यवासियों और हमारे देश के प्रति है। तुम्हारे द्वारा की गई गलती के बाद हम केवल एक ही रास्ते पर चल सकते हैं, उस मार्ग पर जहां विश्वास और सच्चाई सबसे ऊपर हो। रानी ने राजा को चेतावनी दी कि उसे अपने कर्मों के परिणाम भुगतने होंगे और अगर वह फिर से सत्ता में बना रहना चाहता है तो उसे पूरी तरह से सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। अब चंपा की बारी थी। चंपा, जिसने अपने स्वार्थ के लिए राजा को धोखा दिया था, अब पूरी तरह से अपने कर्मों का सामना कर रही थी। उसकी साजिशों का पर्दाफाश हो चुका था और राज्य ने उसे बाहर कर दिया था। उसे महल से निष्कासित किया गया और उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थीं। चंपा की साजिश अब रानी और राजा के समक्ष पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। वह कोई बड़ी सजा नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे पर अब कोई मुस्कान नहीं थी। राजा ने उसे राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया और उसे चेतावनी दी कि अब वह कभी भी महल के पास न आए। महल में उन महिलाओं का क्या हुआ जिन्हें गुप्त महल में लाया गया था? राजा ने उनके जीवन को सुधारने का निश्चय किया। उसने फैसला लिया कि अब इन महिलाओं को उनके जीवन में एक नया मोड़ देगा। राजा ने उन्हें सम्मान और शिक्षा देने का वादा किया ताकि वे समाज में सम्मानजनक स्थान पा सकें। राजा ने राज्य में एक विशेष संस्था स्थापित की जो महिलाओं को शिक्षा, कौशल और आत्मनिर्भर बनने में मदद करती थी। गुप्त महल में लाई गई महिलाओं को अब न केवल एक नया जीवन मिला, बल्कि उन्हें अपनी पहचान और सम्मान भी मिला। राजा ने अपनी गलती से सीखा था कि किसी के व्यक्तिगत सुख के लिए दूसरों का शोषण करना गलत था। उसने अब राज्य की सेवा में खुद को समर्पित किया और लोगों को यह संदेश दिया कि सच्ची शक्ति आत्मसमर्पण और समाज की भलाई में है। कहानी का अंत एक नए आरंभ के रूप में हुआ। राजा और रानी के बीच का रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ा। राजा ने अपना सारा ध्यान राज्य के कल्याण और सुधार पर लगाया। वह जानता था कि उसे अपने लोगों का विश्वास फिर से जीतने के लिए कठिन रास्ते पर चलना होगा। रानी ने भी उसकी सहायता की और दोनों ने मिलकर राज्य में शांति, समृद्धि और संगीत न्यायाधीश मिला। इस प्रकार राजा ने अपनी गलती को सुधारा और रानी ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से राज्य को एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा पश्चाताप केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से सिद्ध होता है।